राजनाथ सिंह हो, स्मृति ईरानी हो या फिर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, सीएम योगी आदित्यनाथ हो, सभी ने अपने अपने हिस्से में, यानी कि वो चाहे मध्य हो, पूर्वांचल हो, पश्चिम हो, सभी में पूरी ताकत झोंकी और उसका असर अब देखने को मिल रहा है कि विपक्ष के लाख मुद्दे उठाने के बाद भी एक बार फिर योगी मोदी मैजिक चलता नजर आया है। और जो ये बड़ा मुद्दा है कि एक बार फिर बीजेपी की सरकार आ रही है, इसी पे आज हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा और हमारे साथ मौजूद हैं कई मेहमान और हमारे सहयोगी नितिन कुमार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज इस कार्यक्रम में, क्योंकि सुबह से ही हम लगातार इलेक्शन को लेकर के अपडेट देते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से जो आंकड़े थे, एग्जिट पोल में जो आंकड़े दिखाए गए थे, वो कहीं ना कहीं एग्जैक्ट पोल होते हुए उत्तर प्रदेश के निकल कर आए हैं। क्योंकि बीते दिनों देखा गया कि एग्जिट पोल के जब नतीजे आ रहे थे, एग्जिट पोल में जो आंकड़े दिखाए जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों की तरफ से ये बात कही जा रही थी कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये एग्जैक्ट पोल नहीं होंगे। लेकिन अब जिस तरह से जो आंकड़े निकल कर आए हैं, जिसमें 270 करीब सीटों पर बीजेपी इस वक्त बढ़त बनाए हुए है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी की बात करें तो 128 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। तो उससे साफ साबित हो रहा है कि जो एग्जिट पोल थे वो उत्तर प्रदेश के इस बार फेल नहीं हुए हैं। मेहमानों को जोड़ेंगे। मैं चाहूंगा कि मेरी जो सहयोगी हैं शिखा, मेहमानों को जोड़े और हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जी, हमारे साथ बीजेपी से अश्विनी शाही जी जुड़े हैं, अरविंद जयतिलक जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पे, सुभाष यादव जी विश्लेषक के तौर पे और प्रदीप चौधरी जी सपा के तौर से, जिसमें से हमारे साथ अभी एक मेहमान जुड़ेंगे। तो सबसे पहला सवाल अश्विनी शाही जी से, जिस तरह से बीजेपी जीत हासिल कर रही है और अभी मुख्यमंत्री जी ने संबोधित किया, मीडिया से बात करी और खुशी जाहिर करी है, सीधे तौर पे पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देते हुए नजर आए हैं। तो हम भी मान ले कि हाँ, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दो के चेहरे पर ही उत्तर प्रदेश जीतती हुई नजर आ रही है बीजेपी, क्या कहेंगे अश्विनी जी? अश्विनी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अश्विनी जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। प्रदीप जी, जिस तरह से प्रदीप जी हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं जी, हम अरविंद जयतिलक जी के पास चलेंगे, क्योंकि उनके पास समय भी कम है, वो कम समय के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, जो एग्जिट पोल दिखाए जा रहे थे बीते चुनाव में उत्तर प्रदेश में, अभी 2 दिन पहले जो एग्जिट पोल हम लोग देख रहे थे, जिस पर हमने चर्चा भी की, आपने भी चर्चाएं की हैं, क्या इस बार ये कहा जाए कि एग्जिट पोल इस बार उत्तर प्रदेश के फेल नहीं हुए? दूसरी चीज, समाजवादी पार्टी चुनाव से पहले जिन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में गई थी, जिसमें किसानों का मुद्दा था, बेरोजगारी का मुद्दा था, महंगाई का मुद्दा था, क्या ये सारे मुद्दे इस बार फेल हो गए या फिर समाजवादी पार्टी के नेता फेल हो गए? ये जानना बहुत जरूरी है। नितिन जी, पहले तो एग्जिट पोल के बाद देखिए, हमको जहां तक ज्ञात है और मैं जितना अध्ययन किया हूं उसके मुताबिक तकरीबन 85% एग्जिट पोल सही हुए हैं और 15% गलत हुए हैं। क्योंकि इस बार जो है अधिकांश जो सर्वे टीम थी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नतीजे झलकियां दिखा रही थी और तकरीबन वैसा ही कुछ देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं जो एग्जिट पोल सही साबित हुए हैं। और दूसरा सवाल यह है कि जो मौजूदा सरकार से जो नाराजगी थी, चाहे वो बेरोजगारी का मसला हो, किसान आंदोलन हो, या कानून व्यवस्था का मसला हो, या जो पुराना पेंशन को लेकर के जो है कर्मचारियों में लामबंदी थी, तमाम तरह के मुद्दे थे। अब ऐसा नहीं है कि वह जो है जनता के बीच जो है विमर्श का विषय नहीं बने और जनता उस पर वोट नहीं की है। अगर जनता उन मुद्दों को अगर तरजीह नहीं दी होती तो स्वाभाविक रूप से समाजवादी पार्टी की सीट जो है 3 गुना नहीं बढ़ती। तो कुल मिलाकर के अब उसका वोट शेयर भी देखिए, तकरीबन जो है 36% के आसपास गया है। और हम लोग जहां तक ये मानकर भी चल रहे थे कि जो गोलबंदी होती है तो समाजवादी पार्टी का 2012 का आप देखेंगे या 2019 का लोकसभा चुनाव का आप देखेंगे तो ये दोनों तकरीबन जो है 35-36% के आसपास है। हाँ, उसके साथ समाजवादी पार्टी का समस्या ये रही कि जो उसका जो कोर वोट बैंक था उसके अलावा जो है कोई एड ऑन जो है नहीं कर पाई। उसने जो है जिन लोगों के साथ जो है गठबंधन की सियासत की, उनका कोई विनिंग ट्रैक नहीं रहा। आप चाहे अपना दल के कमेरावादी को देखिए, उनका कोई जीत का इतिहास नहीं रहा है। जिस तरह से अपना दल का अनुप्रिया पटेल के गुट का है। ओम प्रकाश राजभर तभी जो है जीत पाए थे जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किए थे। दूसरी तरफ आप महान दल का केशव दत्त मौर्य का देख लीजिए, वो भी चुनाव काफी वर्षों से लड़ रहे हैं, उनकी पार्टी लेकिन सर ये कह रहा था, जब इन लोगों ने बीजेपी को छोड़ा था, शाही साहब को छोड़ा था, तो इन लोगों ने साफ तौर पर इस बात को कहा था कि ये जहां जाते हैं वो लोग
जिस भी पार्टी में शामिल होते हैं उस पार्टी की जीत उत्तर प्रदेश में हो जाती है। स्वामी प्रसाद मौर्य ये बात कहते हुए आए थे और आज वो खुद ही हार गए एक बड़े अंतर से। बिल्कुल नितिन जी, आपने बहुत सही बात कही है। देखिए, अगर हम लोग 2007 का ही मामला लें, स्वामी प्रसाद जी बसपा से चुनाव जीतते हैं और बाद में कहते हैं कि मायावती जी को मैंने जो है मुख्यमंत्री बनाया, और मायावती जी कहती है कि स्वामी प्रसाद मौर्य इसलिए बड़े नेता बने क्योंकि बसपा से वो निकल कर के आए। हम आप अच्छी तरह से आकलन कर सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति चाहे जितना बड़ा नेता हो, पार्टी से बड़ा नेता नहीं होता है और उसको वहम होता है कि सब कुछ जो है हमारे इशारे पर चलता है। ऐसा कुछ होता नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि जो गोलबंदी हुई है उसमें जातियां कितनी शिफ्ट हुई है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। एक वक्त था जब जो क्षत्रप हुआ करते थे उन पर लोगों का विश्वास हुआ करता था, लेकिन वही जातियां जिनके नुमाइंदगी करने वाले लोग वह खाकपति से खरबपति हो गए। तो वो जातियां भी देखती है कि हमारा नेता तो उसका जीवन शैली, उसका जो है कद कितना बड़ा हो गया और हम जहाँ के हैं वहीं पे रह गए। तो आज की तारीख में जो कहा जाता है ना एस्पिरेशनल पॉलिटिक्स, यानी कि जो आकांक्षी राजनीति है, यानी हमारे हाथ में क्या जाता है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो है अगर उसको डिलीवरी करती है, चाहे वो राशन हो, चाहे कैश हो, चाहे अन्य जो आवास हो, शौचालय हो, गैस हो, स्वाभाविक रूप से नितिन जी वो असर डालता है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसी असर का जो है परिणाम है। ठीक है, मैं आता हूँ शाही साहब के पास। मैं आऊंगा शाही साहब, एक सवाल मेरा आपसे था, ये 270 वाला आंकड़ा ठीक है या कुछ कम ज्यादा हो गया है जैसा आप लोगों को लग रहा था? देखिए, हमको लगने वाली बात नहीं है। जनता ने जो आदेश दिया, जनादेश दिया, वो सर माथे पर है। हम इसके बाद इसकी समीक्षा करेंगे कि हाँ कहीं कमी रह गई तो उस पर भी समीक्षा करेंगे और हम अपने आप को पाएंगे कि हमने नहीं, चलो ठीक मिला तो वो आत्मसंतुष्टि रहेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने रिकॉर्ड तो कायम कर दिया। हाँ, रिकॉर्ड तो बना दिया आज 35 साल के बाद कोई भी ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है जो रिपीट किया हो। सही बात है। और कई मिथक भी तोड़ दिए हैं। जो एक मिथक चलता था कि जो मुख्यमंत्री नोएडा गया वो नहीं जीत सकता उत्तर प्रदेश में, वाला मिथक भी तोड़ दिया आप लोगों ने। मैं उसी पर आ रहा था नितिन जी कि खुलेआम माननीय योगी आदित्यनाथ जी बोलते थे कि भाई मैं तो जाऊंगा, हमारा प्रदेश है। एक बड़े चैनल के इंटरव्यू में जो है अखिलेश जी ने कहा था कि नहीं वहां जो जाता है वो हार जाता है, खुल के कहा था उन्होंने। तो इस चीजों को, मिथक को तोड़ते हुए कर्मयोगी की भूमिका में उत्तर प्रदेश की जनता के सामने एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला और सिर्फ डबल इंजन की सरकार में माननीय मोदी जी की तरह एक ऐसा नेता मिला कि दोनों ने मिलकर उत्तर प्रदेश को और पूरे भारत को एक बदलने की बात की और जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहते ही वो हो सकता था। अब एक बात हुआ, जब मोदी जी ने वो लिया, शपथ लिया, तो उनका एक सपना था कि हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे पूरे भारत को। आदरणीय योगी जी आए, तुरंत इन्होंने उस चीज को कहा कि हमारा सबसे बड़ा प्रदेश है तो 1 ट्रिलियन की हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो उसके लिए तो समय लगता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से ले लीजिए, चाहे पर कैपिटा इनकम ले लीजिए, चाहे जो भी ले लीजिए, उसको काफी हद तक बढ़िया जगह ले आए। अश्विनी जी, जिस तरह से मिथक की बात हो रही है तो वहां पे तो अखिलेश भी गए थे नोएडा में, तो उनके लिए तो ये सही साबित हुआ। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, जो डरता है वही मरता है। डर के आगे तो जीत है जी। वो लोग डरे, वो लोग नहीं गए। कोई बिजनौर नहीं गया, कोई नोएडा नहीं गया, वो लोग हटे गए, आज रसातल में हैं। आज योगी जी ने वो हिम्मत की, 10 बार वहां गए, पूरा प्रदेश उनका था, तो आज वो है कुर्सी पर। आज देश के बड़े नेता बनकर उभरे हैं। जी सुभाष जी, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी, जिस तरह से कई मुद्दे उठाए थे विपक्ष ने, खासतौर से सपा ने, तो भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया जा रहा था। कोरोना काल में जिस तरह से लापरवाही का और जो मैनेजमेंट सही से नहीं हुआ, उस मुद्दे को भी उठाया गया और माना जा रहा था कि इसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन इसका प्रभाव कहीं नहीं पड़ा। लेकिन बीजेपी ने जिन चीजों को उठाया उसका पूरा प्रभाव देखने को मिल रहा है, वो चाहे अपराधियों का डर हो। तो क्या कहेंगे इस पे? बिल्कुल सही बात, आपने जो बोला कि अपराधियों का जो डर रहा है, उसी हिसाब से मैं बोलना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो था स्लोगन शासन और राशन, मैं जहां तक समझता हूं शासन और राशन, ये उत्तर प्रदेश की जनता के ऊपर पूरी तरीके से असर कर गया। निचले तबके की जो हमारे उत्तर प्रदेश के जो वासी, उसके अंदर जो अन्न की जो योजना थी, जो राशन फ्री देने की योजना थी, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी कारगर योजना साबित हुई है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी आज पूर्ण बहुमत से आई है।
दूसरा, जैसे कि अरविंद जी ने जो बात बोली थी उस बात के ऊपर मैं पूरी तरह सहमत हूँ। जो समाजवादी पार्टी ने और उनके राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी ने सुभाषपा के साथ गठबंधन किया, अपना दल कमेरावादी के साथ गठबंधन किया, संजय चौहान जी के साथ गठबंधन किया, तो मुझे समझ में आता है कहीं ना कहीं इनका वास्तविकता या अस्तित्व, इनका कोई वोट बैंक नहीं है। सुभाषपा इसके पहले जितने भी चुनाव लड़ती आई थी जीतती आई थी। 2017 के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी से अगर वो अलायंस नहीं करती तो वो विधायक नहीं बन पाते, न उनकी 4 सीटें आ पाती। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो गठबंधन था ये पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हुआ, क्योंकि ये लोग वोटों के अंदर कन्वर्ट नहीं कर पाए। दूसरा, योगी जी ने जो मिथक था 37 वर्षों तक का जो मिथक बना हुआ था कि जो दोबारा कोई भी पार्टी सत्ता के अंदर नहीं आती है, उस मिथक को इन्होंने तोड़ा। और एक चीज बहुत नोट करने वाली बात है, समाजवादी पार्टी का जो MY मुस्लिम यादव जो फैक्ट था वो भारतीय जनता पार्टी के MY मोदी और योगी का भारी पड़ गया। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से आज देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के मोदी और योगी का जो काट है वो विपक्ष के पास है ही नहीं है पूरी तरीके से। जी अरविंद जी, जिस तरह से इस बार कई मुद्दे उठाए गए और कई राजनीतिक समीकरण भी बैठाए गए, जातियों का समीकरण भी बैठाया गया और प्रत्याशी भी इसी आधार पर उतारे गए, लेकिन जिस तरह से गठबंधन फेल एक बार फिर से होता दिखा है सपा का, इस पे क्या कहेंगे? पिछली बार भी 2 बार सपा का गठबंधन फेल हुआ था, इस बार भी, तो क्या अब आने वाले समय में अखिलेश फिर से गठबंधन करेंगे? क्योंकि जब बड़े दलों के साथ किया तो अखिलेश उसके बाद जब चुनाव हारे तो कहते हुए नजर आ रहे थे कि इसका काफी नुकसान हुआ, लेकिन उसके बाद छोटे दलों पे इस बार हाथ आजमाया, इस बार छोटे दलों से भी उनको जो है हार ही हाथ लगी है। तो क्या वो आगे गठबंधन फिर से करने के बारे में सोचेंगे और गठबंधन का परिणाम उनके साथ गलत ही क्यों होता है? देखिए, आपने सही कहा। 2017 के आंकड़ों को देखिए तो जब समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन करती है तो 28% 29% के आसपास वोट पाती है, और जब अकेले 2012 में लड़ती है तो 31% के आसपास पाती है। तो स्वाभाविक रूप से गठबंधन उसके लिए बहुत फायदेमंद का सौदा नहीं रहा। चूंकि गठबंधन भी होता है तो जैसा सुभाष जी ने कहा कि सुभाषपा से गठबंधन हुआ तो आप उसकी दक्षता को ध्यान में रख करके उसको सीटों का बंटवारा नहीं कर रहे हैं। आप जाति आधार पर जो है उसको छूट दे देते हैं कि आप जो जहां चाहे वैसे टिकट का बंटवारा कर लें, सिंबल हमारा ही केवल रहेगा। तो इससे बात नहीं बनती है। सवाल ये उठता है कि जिन लोगों को जो टिकट दिया गया क्या वाकई में उस क्षेत्र में काम किया है? उदाहरण के तौर पर जैसे गाजीपुर में शादाब फातिमा थी, उनको सिर्फ इसलिए टिकट नहीं मिला समाजवादी पार्टी का, वो शिवपाल जी के करीब मानी जाती थी। फाजिल नगर में इसलिए नहीं मिला इलियास अंसारी को कि वो जो है कहीं ना कहीं शिवपाल जी के करीब थे। तो कुछ इस तरह की बातें भी सामने आई, तो नतीजा यह निकला कि वही लोग बागी होकर के वहां चुनाव लड़ गए और नतीजा जो है उनके खिलाफ चला गया। तो टिकटों का बंटवारा भी कुछ इस तरह का हुआ। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि देखिए, जातियों की गोलबंदी का जहां तक सवाल है तो अब जातियों के नुमाइंदगी करने वाले का सिरा तो बंध जाता है, वो तो गले मिल जाते हैं, लेकिन जातियां जो है गले नहीं मिलती है। उसका कारण यह है कि उनकी अपनी जो है एक जो पॉलिटिक्स जैसे आकांक्षी, मैंने कहा कि आखिर हमें क्या मिल रहा है, इन नेताओं के जरिए हमें क्या मिल रहा है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि 2017 में आप देखेंगी 2012 में, तो 2012 में भारतीय जनता पार्टी आप का पूरा उठा करके देखिए टिकट का बंटवारा तो 70% अपर कास्ट के लोगों को, लेकिन 2017 में जब भाजपा जो है एक न्यू कॉम्बिनेशन यानी जो अपर कास्ट का जो मुहर था उस मुहर को हटा करके जो गैर यादव अति पिछड़ी जातियां थी उनको बहुतायत संख्या में जो है वो टिकट देती है। और उसका परिणाम क्या निकलता है कि 312 सीट में 2017 में तकरीबन 111 सीट यानी पिछड़ी जातियां जीत करके आती है। उसमें सभी लोग हैं, चाहे वह जो कुर्मी हो, कुशवाहा हो, चाहे अति पिछड़ ये गैर जाटों में चाहे आप वाल्मीकि हो, कोरी हो, पारसी हो, सबकी नुमाइंदगी होती दिखती है। तो ये जो है कहीं ना कहीं जो जातियां हैं वो ये मान के चल रही है कि हमारी भागीदारी नुमाइंदगी किस राजनीतिक दल में है। अच्छा, दूसरी चीज एक चीज और जो धारणा बनी कि जैसे मान लीजिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी जब पार्टी छोड़ के जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी इस जो है परसेप्शन को फैलाने में सफल रही कि उनके बेटे को टिकट नहीं दिया गया, इसलिए जो है वो नाराज होकर के जा रहे हैं। यानी उनके ऊपर जो दल बदलू का लगाया आरोप, चाहे एक स्वार्थी किस्म के राजनेता का, वो भारी पड़ा और उसका नकारात्मक असर जो समाजवादी पार्टी के साथ पड़ा। और सबसे गंभीर बात, जब अखिलेश यादव जी के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जी जब मंच शेयर कहते हैं तो कहते हैं कि यह जो चुनाव होगा 85 बनाम 15 होगा, यानी मंडल की तरफ घूमते हैं, जबकि पूरी राजनीति जो है पोस्ट मंडल और पोस्ट कमंडल पर चल रही है और आप फिर जो है पुराने स्थिति में लौटना चाहते। तो कुल मिला के कई ऐसी चूकें हुई है टिकट बंटवारे से लेकर के जो एजेंडा था, चाहे वो जो है और कई मुद्दे थे जिसके नाते जो है समाजवादी पार्टी को वो अचीवमेंट नहीं हुआ जिसकी वो हकदार मानी जा रही थी। जी
बीजेपी के कई सारे सीनियर लीडर जो हैं, जो मंत्री हैं, वो भी इस चुनाव को हारे हैं, जिसमें मोती सिंह का नाम आ रहा है, सुरेश राणा का नाम आ रहा है, कई सारे ऐसे नाम हैं अरविंद जी जो इस चुनाव को हार गए हैं। तो क्या ये माना जाए कि कहीं ना कहीं जनता में नाराजगी थी, लेकिन उस नाराजगी को समाजवादी पार्टी भुना नहीं पाई? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं नितिन जी। उस नाराजगी को अगर समाजवादी, देखिए कारण क्या होता है नितिन जी कि जब कोई राजनीतिक दल जब चुनावी रण पे उतरता है तो उसके साथ पुराने बैगेज भी चलते हैं, मतलब कि उसकी उपलब्धियां और नाकामियां दोनों चलती है। तो एक समाजवादी पार्टी के साथ जो है नैरेटिव बनता चला गया कि ये पार्टी जब सत्ता में आएगी तो यहाँ पे कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ेगी, फिर जो है दंगा होने की संभावना, फिर जो है जातिवाद का भावना बढ़ेगा, और भारतीय जनता पार्टी इसको प्रचारित करने में कामयाब भी रही। तो कहीं ना कहीं इसका भी खामियाजा भुगतना पड़ा। महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए 2007 से 12, 12 से 17 और 17 से 22 तीनों सरकारों ने काम किया है। तो चूंकि जनता के पास एक आकलन करने का पूरा मौका था, तराजू से तौलने का मौका था, और वह कहीं ना कहीं आकलन की, और उसी आधार पर जो है नाराजगी के बावजूद भी, जैसे हम जो है कुछ लोगों से, जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश आखिरकार बात हुई तो मैंने पूछा कि भाई आप किस आधार पर वोट दे रहे हैं, तो वो कहते हैं कि हमें जयंत भी चाहिए और बाबा भी चाहिए। मैं पूछा ऐसा क्यों? तो कहे कि जयंत जो है हमारी जाट अस्मिता के लिए प्रतिनिधित्व करने वाले हैं और बाबा हमें सुरक्षा देने वाले हैं। तो कई ऐसे फैक्टर जो है काम किए हैं जहां पे जातीय समीकरण होने के बाद भी गोलबंदी नितिन जी नहीं हो पाई। ठीक है शाही साहब, एक सवाल मेरा ये है कि अब क्या जयंत चौधरी को मनाने की कोई कोशिश आप लोगों की तरफ से की जाएगी? क्योंकि चुनाव से पहले तो काफी कोशिश की गई, वो नहीं आए, लेकिन अब अगर कुछ उनका मैंडेट होता है, कुछ लोग उनके जीत कर आते हैं, तो क्या बीजेपी कोशिश करेगी कि जो किसान हैं, जो जाट लैंड है, जो जाट हैं, उन्हें मनाया जाए और उसके लिए जयंत चौधरी को अपने साथ ले आया जाए? अभी अरविंद जी भी इस बात को कह रहे थे कि वहाँ के जो लोग हैं वो ये कह रहे थे कि हमें जयंत चौधरी चाहिए। तो आपको नहीं लगता कि पश्चिम में कुछ खुद को थोड़ा और मजबूत करने के लिए हमें वहाँ पर जयंत चौधरी का साथ जरूरी है? एक तो नंबर के हिसाब से देखते हम लोगों को, लेकिन फिर भी राजनीति जो है संभावनाओं का खेल है और इसमें किसी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन फिलहाल कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो चुनाव के पहले की बात थी और वो बात आई गई होगी। आज भारतीय जनता पार्टी को उनके अपने नंबर कहीं कम नहीं हो रहे हैं कि उनके लोग इसलिए कराएं कि उनको मनाया जाए और उनको ले आया जाए। आज लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी से भी मेरी बात हुई है, तो उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि हमने चुनाव से पहले मनाने की बहुत कोशिश की थी जयंत चौधरी को, लेकिन वो माने नहीं। अब वही मैंने सोचा कि एक बार आपसे पूछा जाए कि क्या अब किसी प्रकार की कोई कोशिश करी जाएगी? क्योंकि आप लोग 2017 से इस बार की अगर देखी जाए आपकी जीत, तो कुछ सीटों का अंतर हुआ है जिसको एक बड़ा नुकसान कहा जा सकता है, और नुकसान में कुछ ऐसे बड़े चेहरे हैं जो आपके पश्चिम से लेकर पूरब तक मजबूत रहे हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं, राज्य मंत्री रहे हैं, बड़े चेहरे रहे हैं, वो लोग हारे हैं। तो उस हार की भरपाई करने के लिए क्या मास्टर प्लान आप लोगों के दिमाग में इस वक्त है? नितिन जी देखिए, वो हमारे घर के लोग हैं और हम उसकी भरपाई किसी से जरूरत होती तो बाहर से हम ले आकर लोगों को नहीं करेंगे। वो हमारे घर के लोग हारे हैं और बाकी उनके अलावा भी हमारे पास नंबर आ गए हैं। तो फिलहाल वो चुनाव के पहले परिस्थितियां दूसरी थी। वो हम लोगों को ये लगा, देखिए आज जो चुनाव हम जीते हैं, कहाँ लगा कि किसानों में नाराजगी है। हाँ, कुछ जगहों पर रहा होगा, वहां पर चुनाव लोग हारे। हर जगह मोती सिंह जी अगर पट्टी में हार रहे हैं और वहां पर कोई पश्चिम में हार रहा है, तो दोनों का अलग अलग होगा मामला। ऐसा तो है नहीं कि दोनों जगह हम किसान के मामले में हार गए। कई जगह क्षेत्र की भी चीजें होती है, कई जगह व्यक्तिगत कारण भी होते हैं। तो इसी कारणों से भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी दल हो, अपने कुछ विधायकों का टिकट काटा करती है कि इनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, चाहे इनका जो भी रहा हो, इनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा हो। लेकिन आज के दिन में नितिन जी, हम नंबर हमारे पास आ चुके हैं। फिर भी मैं कहता हूं, कभी भी राजनीति संभावनाओं का है और संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। ये मैं नहीं कहूंगा कि नहीं जाएंगे, या ये मैं नहीं कहूंगा कि जाएंगे। ये तो संभावनाओं का खेल है लेकिन जी इसमें कुछ नहीं होगा। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जो ये अभी चुनाव हुआ है, हमारा प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ये सिर्फ जाति और जाति खेलता रहा, और इनके बाद अपने बाहरी लोगों के लिए, अपने घर वालों की भी इन्होंने तरजीह नहीं दी। शिवपाल सिंह हो, चाहे कोई भी हो, धर्मेंद्र यादव, बदायूं में देखिए वो हार गए हैं लोग, उनके कैंडिडेट आजम खां और उनके लड़ाई में।
भारतीय जनता पार्टी ने वही जाति और धर्म से ऊपर उठकर एक वर्ग की बात की नीतीश जी, और वो वर्ग, लेकिन जाति धर्म का ध्यान तो आपने भी रखा है, प्रत्याशी आपके भी ऐसे ही रहे, जहाँ पे जो मतदाता ज्यादा थे वहां पे वही प्रत्याशी उतारे गए, इसका ध्यान तो आपने भी रखा है। आप यही तो आप देखिए, आप भी अखिलेश जी की तरह जो है उसमें फंस गई। आप जो है देखिए, भाजपा ने एक नया वर्ग तैयार किया, उसमें सभी जाति धर्म मजहब की हमारी माताएं बहनें थी। अगर सभी जाति धर्म थे तो मुस्लिम कैंडिडेट क्यों नहीं उतारा गया? मुस्लिम कैंडिडेट अपना दल ने उतारा था हमारे, हमको जीतने लायक कैंडिडेट मिलता तो उतारते हम। कितने कैंडिडेट उतारे? मिला तो नहीं उतारे। गठबंधन से भी कितने कैंडिडेट उतारे गए? एक प्रश्न ये भी है, सपा ने पिछले बार कितने मुस्लिम उतारे थे, इस बार कितने उतारे? सपा जो मुस्लिमों की पार्टी कही जाती है वो भी देखिए। ठीक जितने लायक नहीं मिले। शाही साहब रोकूंगा। जावेद अहमद खान साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी से। जावेद भाई, अनुमान तो कुछ और था लेकिन नतीजे कुछ और आए हैं आप लोगों के, और अब इन्हीं नतीजों को क्या आप लोग एक्सेप्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं? मानते हैं कि हाँ, ये नतीजे सही आए हैं, जनता ने जो जनादेश दिया है वो जनादेश कबूल है आप लोगों को, या फिर अभी भी किसी प्रकार की कोई टीस बची हुई है? देखिए, लोकतंत्र में कोई टीस नहीं होती है और रखनी भी नहीं चाहिए। हम लोग मतदान के दिन तक जो भी कुछ हुआ वो अपनी जगह पे था। हर राजनीतिक दल अपने वैचारिक आधार पर, अपने सिद्धांतों के, अपने विचारों के आधार पर राजनीति करती है। मतदाताओं के साथ अपने मुद्दों को संलग्न करते हुए वो चुनाव मैदान में रहती है। आज ये हमारे लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है। हमारा लोकतंत्र जो है अन्य देशों की तरह नहीं है। आपको क्या लगता है कमी कहाँ रह गई जावेद भाई? कमी कहाँ रह गई? निश्चित रूप से अगर इसकी समीक्षा होगी, पार्टी करेगी। आज जो जनादेश आया है वो अश्वनी भाई को मुबारक, भारतीय जनता पार्टी को मुबारक। और अब हम तो यही चाहेंगे कि जनता ने हमको जो जनादेश दिया है, हम विपक्ष में रहते हुए एक विपक्षी दल की जो सकारात्मक भूमिका होती है कि भारतीय जनता पार्टी नफरत और विभाजन की नकारात्मक राजनीति से बाहर आकर वह उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर ले जाने का काम करे, हम तो ये चाहते हैं। और अगर ये काम करती है तो ठीक है, अन्यथा फिर 5 साल के बाद चुनाव होंगे, क्या मैंडेट देगी क्या नहीं देगी। आज जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो आरोप कितने सही है कितने गलत है, लोगों को अपने गिरेबान में झांक कर देख लेना चाहिए। किस तरीके से जावेद जी, सपा ने तैयारी तो पूरी करी थी, लेकिन जिस तरह से पश्चिम में माना जा रहा था कि जयंत का फैक्टर काम आएगा, जयंत से गठबंधन किया गया, ये फैक्टर क्यों फेल हो गया? जयंत का जादू क्यों नहीं चल पाया? देखिए शिखा जी, बहुत साफ सी बात है कि क्या फैक्टर होता है क्या फैक्टर नहीं होता है। चुनाव के अंतिम समय तक वो जिस तरीके से सुबह रुझान थे, जो एग्जिट पोल था, वो परिणाम में कब बदलेगा जी। सुभाष जी, जिस तरह से पश्चिम की राजनीति देखने को मिली है तो उसको देख के क्या कहते हैं? अमित शाह ने जिस तरह से 250 जाट नेताओं के साथ जो बैठक करी उसका सीधा असर पड़ा, क्योंकि जिस तरह से दबदबा देखा जाता है जयंत चौधरी का पश्चिम में, और वहां पे इस तरह से ये जो नतीजे सामने आ रहे हैं, इसको देखते हुए क्या कहेंगे? मुझे लगता है कहीं ना कहीं अखिलेश यादव से अपनी स्टेप लेने के अंदर कुछ ना कुछ गलती हो गई। जाट वोटों की जो बात आ रही पश्चिम के अंदर जयंत चौधरी की, तो इस चीज को एक बार जरा ध्यान से देखिए कि जहां पे आरएलडी के कैंडिडेट थे वहां पे जाटों का जो वोट था वो बराबर उनको मिला है, लेकिन जहां जहां समाजवादी पार्टी ने अपने सैंपल से कैंडिडेट दिए वहां पे जाटों का वोट जो ट्रांसफर होना था वो ट्रांसफर नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं जो इन्होंने पहले बयान दिया था, जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने, कि 85 वाला 85-15 का जो परसेप्शन था, उस परसेप्शन को ये नहीं भुना पाए। इसको भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही अच्छे तरीके से भुना लिया। इसी वजह से पश्चिम के अंदर जो जाट वोट आने चाहिए तो वो नहीं आए। किसानों का जो आंदोलन एक बहुत बड़ा मुद्दा था, जिसके अंदर ये लग रहा था कि पश्चिम के अंदर जो किसान है वो पूरी तरीके से लामबंद हो रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाएंगे, लेकिन वो भी कहीं नहीं दिखा। अब लखीमपुर खीरी के अंदर यहाँ पे अजय मिश्रा टेनी जी के सुपुत्र का जो कांड हुआ था, वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी 8 की 8 सीटों के ऊपर बढ़त बनाए हुए, वहां पे भी चीजें नहीं दिखी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की, उनके गठबंधन के सहयोगी दलों की टिकट बंटवारे के अंदर बहुत बड़ी गलती हुई है, जिसका खामियाजा उन्हें इस समय भुगतना पड़ रहा है। जी, तो जिस तरह से ये जो आंकड़े नजर आए हैं, हम कह सकते हैं कि विपक्ष जितनी भी घटनाएं हुई उनको सही से भुना नहीं पाया। बिल्कुल बिल्कुल, विपक्ष पूरी तरीके से चीजों को भुना नहीं पाया, कहीं ना कहीं इनका फेलियर है।
इनको एनालिसिस करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इनको इतने अच्छे मुद्दे मिले थे, जैसे कि बेरोजगारी का मुद्दा था, 69,000 शिक्षक भर्ती चल रही थी, शिक्षा मित्र चल रहे थे। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जो पेंशन का मुद्दा था, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को जो फायदा मिलना चाहिए था, जो लोगों का वोटों के अंदर तब्दील होना चाहिए, उस हिसाब से समाजवादी पार्टी उन मुद्दों को भुना भी नहीं पाई और उस हिसाब से समाजवादी पार्टी को वो चीज़ों को वोटों के अंदर तब्दील नहीं कर पाई। तो ये समाजवादी पार्टी का, उनके गठबंधन का, उनके सहयोगी दलों का बहुत बड़ा फेलियर, उनको इस चीज़ को स्वीकार करना ही पड़ेगा। जी, और ऐसे में कहा जाता है कि बाकी भी कई मुद्दे थे, जैसे कोरोना का मुद्दा था, तो वो भी नहीं उठा पाए विपक्ष। नहीं, बिल्कुल सही बात है। नहीं, विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया, लेकिन मुझे समझ में आता है कि उत्तर प्रदेश की जनता उन सब मुद्दों के अंदर नहीं आई। उत्तर प्रदेश की जनता को शायद योगी के अंदर, शायद मोदी जी के अंदर वो चीज समझ में आई, इसकी वजह से उन्होंने पूरा क्लियर मैंडेट उनको दे दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि सुशासन को देखते हुए इस बार जनता ने बाकी मुद्दों को दरकिनार कर दिया। बिल्कुल, सुशासन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था और साथ में जो राशन का जो मुद्दा था वही बहुत बड़ा मुद्दा था। मैंने पहले भी उसका जिक्र किया था कि जो निचले तबके के उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं, जो कहीं ना कहीं राशन की योजनाओं से पूरी तरीके से लाभान्वित हो रहे थे, तो ये बहुत बड़ा फैक्ट काम कर गया। शासन और राशन की जो योजना थी भारतीय जनता पार्टी की, ये पूरी तरीके से इनके लिए प्लस पॉइंट साबित हुई है। जी बिल्कुल, ठीक है, ठीक है। शाही साहब, आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात पूरी कर लीजिए। जावेद भाई ने कहा कि हमने कोशिश तो बहुत की, आपको बधाई भी दे रहे हैं वो, लेकिन अब आगे की क्या रणनीति रहेगी और कौन कौन से प्रमुख मुद्दे हैं जिन पर उत्तर प्रदेश में आप लोग आने वाले दिनों में काम करेंगे? जावेद भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो एक सुरक्षा का माहौल योगी आदित्यनाथ जी ने बनाया, उसको हम कंटिन्यू करने की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के विकास की हम बात करेंगे। जो हमने 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात की वो करेंगे। उत्तर प्रदेश में जो हमारे अधूरे काम रह गए थे, उनको सभी कामों को पूरा करने का 5 साल मौका जनता ने दिया है, तो उसको जरूर पूरा करने का काम करेंगे। नितिन जी, उसमें हम एक बात और ये जरूर देखना चाहेंगे कि हिंदुस्तान में एक जो है, मैं वर्ग की बात कर रहा था, अभी शिखा जी ने उस पर कहा कि आप जाति की बात कर रहे हैं। भारतीय पड़ेगा पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी ने, इसको कोई कुछ भी कहे, लेकिन अगर लंबे उसमें देखिए तो भारतीय जनता पार्टी ने जातियों का मिथक तोड़ने का काम किया है। हमको क्या मुस्लिम का वोट नहीं मिला? हमको मिला है। मुस्लिम माताओं बहनों का वोट मिला है हमको। सुरक्षा के नाम पर पश्चिम में हमको वोट मिला है। तलाक का, 3 तलाक का मुद्दा था, पिछले बार हमको उसी मुद्दे पर वोट मिला था। तो हम हर वर्ग, हर जाति धर्म का वोट पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये लोग कहते हैं कि ये जातियों का, ऐसी जातियां 270, 300 अगर कोई सीट पा रहा है तो एक जात, एक धर्म, एक का नहीं पाएगा। उसमें सभी जातियों का आशीर्वाद उसको मिलेगा, तब इतना लार्ज स्केल में आप सीट पाएंगे। नहीं तो कोई भी आदमी, लेकिन अगर पिछले आंकड़ों की बात करें तो उसके हिसाब से तो इस बार आपको काफी सीटों पे नुकसान होता दिख रहा है। देखिए, अगर हम कहें इस बार की आधा गिलास खाली है और आधा गिलास भरा है, कोई जरूरी नहीं है कि हम 312 पिछली बार किए या 325 अपने एनडीए के सहयोगियों के साथ किए तो हम उतना कर लेंगे। हम 325 से ऊपर भी कर सकते थे। 270 ही अगर हमको जनता दे रही है तो उसका आशीर्वाद समझकर हम उसको लेंगे, ये भी कम नहीं है। तो इसको नुकसान माना जाए। देखिए, सरकार बनाना एक वो होता है कि हमको पूर्ण बहुमत की सरकार मिली, अस्थायी सरकार मिली, कहीं त्रिशंकु विधानसभा नहीं मिली। आपको क्या लगता है कि जावेद भाई से गलती कहाँ हो गई या समाजवादी पार्टी से गलती कहाँ हो गई? कमियां कौन सी रह गई कि वो आपको टक्कर भी नहीं दे पाए? क्योंकि वो तो कह रहे थे कि इस उत्तर प्रदेश की लड़ाई में नेक टू नेक फाइट है आप लोगों से, लेकिन फाइट में कहीं भी आज के नतीजों के अनुसार दिखाई नहीं दिया समाजवादी पार्टी को। देखिए, जावेद भाई की पार्टी में 2-3 चीजें थी जिसको अगर आज मैं कहूं तो हो सकता है, जावेद भाई मुझे माफ करिएगा, लेकिन इस पर विचार जरूर करिएगा। अखिलेश यादव जी के अंदर भीड़ देखकर अहंकार जाग गया था जी। वो भीड़ थी बेयरर चेक उनका जी। बेयरर चेक जब तक बैंक में ले नहीं जाएंगे तब तक वो उसमें कैश नहीं होगा नितिन भाई जी। तो वो भीड़ देखकर वो उत्साहित नहीं, अति उत्साहित हो चुके थे और वो वोट सारा हमारे तरफ आया। वो उनके कार्यकर्ता रहे हो, वहां की लोकल भीड़ रही हो, जो रात में 2 बजे तक भीड़ का हवाला जावेद भाई दिया करते थे। अखिलेश जी के भीड़ों को देखकर भाई कोई भी देगा। तो वो उन चीजों को सजोकर ये क्यों नहीं पहुंचा पाए, उसका कारण सुनिए। लोग हमेशा ये सोच रहे थे कि अगर हमने ये सरकार दी तो फिर से, क्योंकि देखिए मऊ से जो विधायक के बेटे हैं, जो अपराधी के बेटे हैं, उन्होंने क्या भाषण दिया,
अखिलेश जी ने खुद एक भाषण दिया उस गंभीर बात को कि हमने लिस्ट बनाया है, सबका देखेंगे, क्या करना उसको ब्याज समेत वापस करेंगे। ये दम्भ की भाषा वो बोल रहे थे। कई जगहों पर जैसे सनातन का अपमान करने के लिए बार बार साधु संतों का अपमान की गाजा का जो है धुआं दिखाई देता है। डिम्पल जी जाती हैं और कहती हैं कि भगवा रंग, तो भगवा रंग जो है, देखिए ये कहीं ना कहीं जनता है, ये दिल में बिठाती है इन चीजों को। अपने वोट पर न ध्यान देकर, अपने कामों पर न ध्यान देकर इन फालतू की बातों में ये लोग लगे रहे। अपने परिवार के किसी सदस्य को डर के और दहशत के मारे इन्होंने आगे नहीं किया। माननीय नेताजी को एक दो जगह उन्होंने चुनाव प्रचार में उतारा, नहीं तो कहीं भी शिवपाल जी को नहीं उतारा। राम गोपाल जी गायब थे, धर्मेंद्र गायब थे, सभी लोग गायब थे। वो इनका डर था कि हमारे बाद कोई नेता ना पैदा हो जाए, इसलिए देखिए शिवपाल जी को भी एक जगह एक सीट पर समेट कर रख दिया गया। और अभी अरविंद जी ने कहा, सादाब फातिमा का उन्होंने उदाहरण दिया, उस टाइम के उनके पास 25 और कैंडिडेट, उनके 25 सीट और मिलती उनको शायद, ये मेरा अनुमान। ठीक है, मैं जावेद जी के पास चलूंगा। जावेद भाई, शाही साहब ने कई सारी प्रमुख बातें बताई। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं ये जो चुनाव था। हाँ सर, नितिन भाई हमें छुट्टी दे देते हैं। जी ठीक, बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए हमसे। अच्छा, प्रणाम सर। जावेद भाई, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि शाही साहब ने कई सारी प्रमुख बातें बताई जो कहीं ना कहीं प्राइम फैक्टर बना है आप लोगों की आज की इस लॉस का, आज की इस हार का। क्या अभी मानते हैं कि हाँ, इन चीजों पर आप लोगों ने कुछ ज्यादा ही अति उत्साह होकर के कोशिश नहीं की कि इन चीजों को कंट्रोल रखा जाए, और उसी चीजों की वजह से आज ये नतीजे निकल के आए हैं कि आप उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से सत्ता में नहीं है? नहीं, देखिए निश्चित रूप से अश्वनी भाई जो कह रहे हैं उसमें अहंकार जैसी कोई बात नहीं। क्या जिस तरीके के बयान का उल्लेख अभी अश्वनी भाई ने किया, वो इस तरीके के बयान जो है वो राजनीति के लिए एक तरीके से बेईमानी हो। अगर हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, उस चर्चा का कोई औचित्य भी नहीं है। परिणाम आ गए हैं हमारे सामने, और अभी भी जो परिणाम है इसमें भी उलटफेर होगा। जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है, चैनलों पे क्या दिख रहा है, जमीन पर क्या स्थितियां हैं, वो अभी हम आप सब देख रहे हैं। लेकिन अब हम आज कहें योगी जी के बयान पर चर्चा करें, नड्डा जी के बयान पर चर्चा करें, ये अब औचित्यहीन बातें हो गई हैं। आज जिस परिस्थिति में हम खड़े हैं, जिस परिस्थिति में अश्वनी भाई खड़े हैं, इन परिस्थितियों में अब उत्तर प्रदेश को उत्थान और उसके विकास की दिशा में सत्ताधारी दल कैसे ले जाएगा, विपक्ष अपनी सकारात्मक भूमिका कैसे निर्वहित करेगा। अब बहस इस पर होनी चाहिए जो लोकतंत्र का मूल मंत्र है, जो उसकी बुनियाद है। हमें ये देखना है कि कौन सा वर्ग था। अरे जिस वर्ग को अगर लाभ पहुंचाया तो उस वर्ग को तमाम नेताओं ने नमक हराम भी कहा भारतीय जनता पार्टी के कि मेरा नमस्कार नहीं ले रहे हैं। तो ये चर्चाएं, ये बहस अब बेईमानी हो गई। तो इन चर्चाओं से, इन चीजों से हमें दूर करना है कि उत्तर प्रदेश किस तरीके से विकास के और अपने गौरवशाली अतीत को पुनः प्राप्त करने का काम करेगा, किस तरीके से उत्तर प्रदेश अब विभाजन की, नफरत की, नकारात्मक राजनीति के जंजाल में नहीं फंसेगा। लेकिन एक आरोप जावेद भाई ये भी लग रहा है आप लोगों के ऊपर कि आप लोगों ने अपने ही परिवार को इस बार चुनाव में आगे नहीं किया, चाहे शिवपाल जी की बात हो गई हो या फिर जो अन्य लोग आपकी पार्टी में हैं जो आपके परिवार से या फिर जो अखिलेश यादव के परिवार से जुड़े हुए हैं, उन्हें भी आगे इसलिए नहीं लाया गया क्योंकि कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग अखिलेश यादव के मन में रहती है, और उसी वजह से उन नेताओं को आगे नहीं किया और उसका जो मैसेज है वो गलत गया पब्लिक में। नहीं, देखिए अश्वनी भाई जो उल्लेख कर रहे हैं, अगर परिवार चुनाव लड़ा होता, लोग प्रचार में होते, तो हमारे भाई जो है कह रहे होते कि देखिए परिवारवाद के अलावा कोई नहीं है। तो ये दोनों पहलू पर अगर जो चोट करने की कोशिश होती है, नहीं ये भी तो एक फैक्टर हो सकता है ना कि आपने प्रसपा को सिर्फ एक सीट दी, ये भी शायद कहीं ना कहीं लोगों में या फिर जो प्रसपा के कार्यकर्ता थे उनके दिमाग में मैसेज अच्छा नहीं गया कि शिवपाल सिंह यादव को ही एक सीट दी गई। देखिए ये तो प्रसपा के जो प्रमुख हैं हमारे आदरणीय शिवपाल जी, ये उन्होंने तय किया होगा अपने लोगों के साथ बातचीत करके कि हमें इन परिस्थितियों में क्या करना है, ये उनका निर्णय रहा होगा। तो ये तो वो पार्टी तय बताएगी, पहली चीज। दूसरी बात है कि भारतीय जनता पार्टी अपने परिवार का कहीं उल्लेख नहीं करती है कि ये परिवार कहाँ पर है, चाहे हेमा मालिनी जी हो, धर्मेंद्र जी हो, सनी देओल हो, वहां से लेकर पीयूष गोयल के परिवार
के का कोई उल्लेख नहीं होता कि वेद प्रकाश गोयल जी कौन थे, पीयूष गोयल उनके कौन है, धर्मेंद्र प्रधान के परिवार का उल्लेख नहीं होता, स्वर्गीय कल्याण सिंह जी के परिवार की तीसरी पीढ़ी है, लालजी टंडन जी के परिवार का उल्लेख नहीं। तो जब इस परिवार का उल्लेख नहीं होता तो ये बार बार हम पर क्यों दोषारोपण होता है? अगर परिवार सर वो जीत रहे हैं तो क्यों उल्लेख करेंगे? आप नहीं जीत रहे तो आपका उल्लेख किया जा रहा है। बात वही है ना कि जब जीत होती है, जब विजय जब हो जाती है तो उसकी 100 गलतियां भी जीत के आवरण में ढक जाती हैं कि उसने कोई गलती नहीं की, और जब हार हो जाती है तो हमारी 100 अच्छाइयां भी वो बुराइयों में परिवर्तित होती हुई लोगों को दिखाई देती हैं। यही तो कारण है ना कि जिस पर आज चर्चा नहीं हो पा रही है। चर्चा तो अब हम आप सब जान रहे हैं कि किन मुद्दों पर, किन चीजों पर, किस रास्ते पर होनी चाहिए। ये सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी है, दूसरे चरण की तैयारी में है। इसका रोड मैप क्या है? आप 7 चरणों में देखिए, 7 चरण के चुनाव में हर चरण में भारतीय जनता पार्टी ने जनता के मुद्दों को नहीं, नफरत के मुद्दों के आधार पर बयानबाजी की। न 2017 के लोक कल्याण संकल्प पत्र पर बात की, न 2022 के लोक कल्याण संकल्प पत्र पर जो, लेकिन आपने तो हर चीज पे बात करी, लेकिन उसके बाद भी आप जीते नहीं, इस पे क्या कहेंगे? नितिन जी कहीं जाना है? हाँ जी कह दें कि हम जीते नहीं, यही तो लोकतंत्र है ना, कि हम बंदूक के बल पर, सरकारी मशीनरी के बल पर सत्ता का हरण तो नहीं कर लेंगे। जनता जो निर्णय देगी वो जनादेश है, वो सिरोधार है हमारे लिए। ठीक है। आप मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और उसके बाद फिर से हम इसी मुद्दे पर चर्चा करते हुए नजर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ सभी मेहमानों को जुड़ने के लिए। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।